These my dollars make it hurt. हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग सेफ होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। सो बेसिकली पॉलिनोमियल्स जो है आपका मैथ्स का सेकंड लेक्चर है। एंड ट्रस्ट मी, जब से सिलेबस रिडक्शन हुआ है, जब से आपकी चीज़ें हटी हैं इस चैप्टर के अंदर से, ये चैप्टर ना बहुत आसान बन चुका है। तो तुम बोलोगे अथर्व भैया इतना आसान चैप्टर पढ़ाने के लिए आप खुद आए। तो मैंने कहा हाँ, मतलब ये पढ़ाना तो पड़ेगा, क्योंकि एज सच ना इस चैप्टर के अंदर कुछ है नहीं। ठीक है, ये चैप्टर तुम खुद से भी कर सकते हो, पर कुछ चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि अगर वो समझ में आ गई तो आप अगर मिनिमम एफर्ट्स भी देते हो इस चैप्टर के अंदर, तो भी आप मैक्सिमम आउटपुट जो है वो इस चैप्टर से पा सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ साथ शुरुआत करते हैं हमारे इस चैप्टर की, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। और आज जो है हम लोग पॉलिनोमियल्स पूरा समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, एंड एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे ही हमारी ऐप आती है, ऐप के अंदर आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे। तो वो जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं वो वीडियो के साथ होंगे। तो आप जो है कभी भी रात को अगर पढ़ रहे हैं, दिन में पढ़ रहे हैं, शाम को पढ़ रहे हैं, दोपहर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर रहे हैं, अब मतलब आप एनसीईआरटी कर रहे हो और आप बीच में किसी क्वेश्चन में अटक जाते हो, आपके पास में पढ़ने की एप्लीकेशन रहेगी फटाफट से जाके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखने के लिए। ठीक है, बहुत सही। तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर के साथ में। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स ये होता क्या है। ठीक है, मतलब बेसिक हर चीज पढ़नी पड़ती है, पहले कुछ ना कुछ स्टार्ट करने से पहले बेसिक पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं पहले पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, एन एक्सप्रेशन विथ मोर देन वन टर्म। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है भाई? पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन विथ मोर देन वन टर्म। ठीक है, तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स होती हैं उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुत सही। अब पॉली और नोमियल का मतलब क्या है ये समझते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो पॉली का मतलब होता है मेनी। पॉली मीन्स मेनी। ठीक है, पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी, यानी कि बहुत सारे। और नोमियल का मतलब क्या होता है? टर्म्स होता है। इन दिस केस दिस मीन्स टर्म्स, मतलब मेनी टर्म्स। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स मतलब क्या? बहुत सारे टर्म्स, एक से ज्यादा टर्म्स। ठीक है, मोर देन वन टर्म, दिस इज नोन एज पॉलिनोमियल। ठीक, बहुत बढ़िया। अब इसके नीचे और चीजें पढ़ते हैं। ये देखो, ये आपका एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये कैसा है? ये आपका एक पॉलिनोमियल है। भैया कैसे समझ में आएगा? एक से ज्यादा टर्म है, मैं तुमको समझाता हूं। देखो यहां पर लिखा है 4x² प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, ये रही आपकी पहली टर्म, ये रही आपकी दूसरी टर्म, और ये रही आपकी तीसरी टर्म। यहां पर हम देख सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन के अंदर आपकी 3 टर्म्स दिख रही है मुझे। ठीक है, इस एक्सप्रेशन के अंदर हमें 3 टर्म्स दिख रही हैं। तो ये क्या हुआ? ये एक पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, अच्छा भैया ये टर्म सेपरेटेड कैसे, मतलब हमको समझ कैसे आएगा? ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है। देखो आपकी 2 टर्म्स हमेशा या तो प्लस या तो माइनस से सेपरेटेड होंगी। जैसे कि ये वाला देखो 6y² प्लस 8y, यहाँ पे प्लस लिखा है, माइनस ले लेते हैं, चलो प्लस ही ले लो। देखो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, और ये एक टर्म है। ठीक है, 6y² और 8y ये अलग अलग टर्म्स क्यों है? क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, जब आप 2 + 3 बोलते हो तो 2 एक अलग नंबर हो गया, 3 एक अलग नंबर हो गया। वैसे ही 6y² एक अलग टर्म हो गई, 8y एक अलग टर्म हो गई। ठीक है, और 7 एक अलग टर्म हो गई। तो इसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर एक और चीज समझते हैं। इस पॉलिनोमियल के अंदर ना, जैसे कि हम देख रहे हैं, लिखा है 4x² प्लस 5x माइनस 3। आप एक चीज नोटिस कर सकते हो। और दूसरी इक्वेशन क्या है? दूसरा एक्सप्रेशन क्या है? इक्वेशन तो नहीं है, खैर इक्वल्स तो नहीं है हमारे पास में। ठीक है, दूसरे एक्सप्रेशन में क्या लिखा है? 6y² प्लस 8y प्लस 7। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि भैया इस पहले एक्सप्रेशन में, ये जो आपने पहला एक्सप्रेशन लिखा है 4x² 5x माइनस 3, इसके अंदर ना भैया मैं 2 चीजें देख सकता हूं। एक तो आपने नंबर्स का इस्तेमाल किया है, नंबर्स लाइक 4 5 3, एंड दूसरा आपने ना ऐसे x का इस्तेमाल किया है ना। नीचे वाले में आपने क्या किया है? 6 8 7 इन नंबर्स का इस्तेमाल किया है, और साथ ही साथ में y का इस्तेमाल किया। तो भैया ये अलग अलग चीजें हैं क्या? हाँ, ठीक है। ये जो नंबर्स तुम देख पा रहे हो इन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, सरल सी भाषा में बचपन में पढ़ चुके हो तुम। ठीक है, बचपन में ये चीज पढ़ चुके हो। वही चीज को कॉम्प्लिकेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। वही चीज को कॉम्प्लिकेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा क्या है? 4 5 3, ये सारे क्या है? ये नंबर्स। और नंबर्स क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। भैया कांस्टेंट कैसे? कांस्टेंट क्यों? तो ये एक चीज समझो। अच्छा, यहाँ पर ना स्क्रीन चल रही है तो थोड़ा लैगी ना हो, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मोशन से समझ पाऊँ। ठीक है, लैगी नहीं है। ठीक है, अच्छा कांस्टेंट मतलब क्या? देखो हमारे पेरेंट्स का हमारे लिए प्यार कैसा है? कांस्टेंट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब हमेशा सेम रहता है ना, हमेशा सेम रहता है। हमारे पेरेंट्स हमसे हमेशा ही प्यार करते हैं और करते रहेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। कांस्टेंट मतलब चेंज ना होने वाला। तो अगर मैं बोलूं 5,
क्या 5 एक कांस्टेंट वैल्यू है? भाई सीधी सी बात है, होगी, क्योंकि 5 की वैल्यू आज भी 5 है, 10 साल पहले भी 5 थी, 50 साल पहले भी 5 थी, ठीक है। मैं ये नहीं बोल सकता कि 5 इज इक्वल टू 6, नहीं, 5 इज इक्वल टू 5 ओनली, मतलब 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी, ये 5 होगा, ये 6 होता है, तो यही 5 रहेगा आज भी और कल भी। इसका मतलब 5 की वैल्यू कांस्टेंट है ना। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास में 5 चार्जर्स हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 होता है। अगर मैं एक और चार्जर उसमें ऐड कर दूंगा तो 6 चार्जर्स हो जाएगा, ठीक है। तो 5 एक अलग वैल्यू है, 6 एक अलग वैल्यू है, तो हम 5 को कांस्टेंट बोलते हैं। वैसे यार जब मैं बात करता हूं इस x की, ये जो x मैंने लिखा, ये क्या है? ये वेरिएबल है। ये क्या है? ये वेरिएबल है। अब अगर इक्वेशन में a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z, अगर आप ऐसे आपके लेटर्स देख रहे होते हो ना, तो ये क्या होते हैं? ये वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल मतलब क्या? वेरिएबल मतलब ये कि इनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है, ठीक है। देखो जरा, अगर यहां पर हमने x की वैल्यू 2 डाली तो मेरे पास पता है क्या आंसर आएगा? मेरे पास ये आंसर आएगा। इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास एक आंसर आएगा। अब x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, x की वैल्यू 3 भी हो सकती है, x की वैल्यू 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सिर्फ x ही नहीं, जो भी आपका एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल होता है उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। जैसे कि यहां पर देखो y है, y क्या है? y एक वेरिएबल है, तो इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो y की वैल्यू अगर मान लो, ये एक इक्वेशन है आपकी और ये दूसरी इक्वेशन है, 3y² - 2y + 8, मान लो ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। तो आपने वेरिएबल तो सेम इस्तेमाल किया है, पर यहां पर हो सकता है y की वैल्यू आए 3, है ना, और यहां पर हो सकता है कि y की वैल्यू आए 2। दोनों जगह आपने y इस्तेमाल किया है, पर यहां पर वैल्यूज अलग अलग आ रही है। इसका क्या मतलब है? y एक वेरिएबल है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि y की एक फिक्स वैल्यू होगी, ठीक है। y की वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। वैसे ही हर वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है, सिर्फ y नहीं। अगर आपने a यूज कर लिया, मान लो आपने ऐसी इक्वेशन बनाई 8a² - 15a + 12, तो ये a भी क्या है? ये वेरिएबल ही है, इसकी वैल्यूज चेंज होती रहेगी। अगर आप इसमें 2 डालोगे आंसर कुछ और आएगा, 3 डालोगे कुछ और आंसर आएगा, ठीक। बहुत बढ़िया। तो ये बेसिक चीजें हो गई हमारी कांस्टेंट और वेरिएबल को लेकर, ठीक। जिसको भी ऐसा लग रहा है कि ये भैया टफ था, समझ नहीं आया, वो ये समझो कुछ नहीं है इसके अंदर। कांस्टेंट वैल्यू मतलब जो कभी चेंज नहीं हो सकती, और वेरिएबल मतलब जो चेंज हो सकती है, ठीक है। बहुत बढ़िया। कांस्टेंट मतलब क्या? 10 11 5 6 7 एक्सेट्रा। भाई इनकी वैल्यूज हमेशा सेम रहेगी। आप 10 को 10 ही बोलते हो, 10 को 11 नहीं बोलते हो, पर x की वैल्यू किसी एक्सप्रेशन के अंदर 2 आ सकती है, किसी एक्सप्रेशन के अंदर 4 आ सकती है। मतलब ये क्या है? वेरिएबल है, चेंज हो रही है वैल्यू, ठीक है। बहुत से आगे बढ़ते हैं। अभी हम समझते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। ये डिग्री क्या चीज होती है? देखो मैं समझाता हूँ डिग्री क्या चीज होती है। आपके पास में मान लो ना, ये एक पॉलिनोमियल है ना, 4x² + 5x - 3। आपके पास में ये एक पॉलिनोमियल जो है वो है, ठीक। बहुत से इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है, इस पूरे पॉलिनोमियल में जिसकी जो भी हाईएस्ट पावर होगी ना, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि यहां पर देखो, इस x की डिग्री क्या है? 1 है। इस x की पावर क्या है? 1 है। इस x की पावर क्या है? 2 है। इस पूरे एक्सप्रेशन में एक चीज देख सकता हूं कि जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 2, ठीक है। वो कितनी है? 2। तो मैं क्या बोलूंगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? 2 है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2 है, ठीक है। तो आपके पूरे पॉलिनोमियल के अंदर जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आपके पूरे पॉलिनोमियल के अंदर जो हाईएस्ट पावर होगी ना, उसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि सेकंड आपका एग्जांपल देखो, ये देखो 6y³ + 5, एक सेकंड, ये एक्चुअली y होना चाहिए, चलो इसको x कर लो, कोई बात नहीं, इसको x कर लो, है ना। ये हो जाएगा आपका 6x³ + 5x² प्लस चलो एक मिनट, 6x³ + 5x² - 3x + 8, है ना। ये हो गया आपका एक पॉलिनोमियल। अब देखो जरा, मैंने क्या बोला कि आपके पॉलिनोमियल या फिर आपके लिखे हुए एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है, जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जैसे कि इस वाले एग्जांपल में हाईएस्ट डिग्री 2 थी, हाईएस्ट पावर 2 थी, तो मैंने क्या बोला? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है। इसको देखते हैं, इसमें भाई 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम बस इतना नोटिस करो कि हाईएस्ट पावर कौन सी है। मैंने कहा यार हाईएस्ट पावर 3 है, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं ये बोलूंगा कि मेरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, मेरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है? वो है 3, वो है 3, ठीक है। बहुत सही। अब अगर मान लो मेरे पास कोई ऐसा पॉलिनोमियल होता 8y⁴ + 7y³ + 8y² - 6y + 5, मुझे कोई पूछता कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री बता,
तो मैं उसको साफ साफ बोलता कि भाई देख, एक काम कर, मेरे से मत पूछ, तो सिर्फ इतना ध्यान दे कि इस पूरे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कौन सी है। मुझे दिखा कि हाईएस्ट पावर 4 है, तो मैं क्या बोलूंगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 4 है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब हम लोग, है ना। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स का क्या क्या टाइप होता है, किन किन टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पर यार आप पॉलिनोमियल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, है ना। एक तो हम बात करेंगे कि डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स के क्या क्या नाम होते हैं, मतलब कौन से टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक, और फिर हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स के नाम क्या क्या होते हैं। जैसे कि मान लो अभी हम डिग्री के बेसिस पे बात करना है, फिर हम टर्म्स की बात करेंगे, अभी चिंता मत करो, पहले डिग्री समझो। ठीक, बहुत सही। अच्छा, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर हाईएस्ट डिग्री 1 हो, ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर हाईएस्ट डिग्री ही 1 हो, उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ये रहा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल क्या होगा, कोई भी एग्जांपल ले लो, x + 5, y - 3, z - 2, a + 5। इन सब में तुम देखो, ये सारे के सारे आपके जो पॉलिनोमियल्स देख पा रहे हो, इन सब में आपका जो वेरिएबल है ना, उन सब की पावर क्या है, 1 है, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, z की पावर 1 है और a की पावर 1 है। इसका ये मतलब है कि इन सभी पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री है वो क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि इनकी हाईएस्ट पावर ही 1 है ना। बहुत बढ़िया, उनको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स। भाई तुम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हो ना, आगे चैप्टर भी आएगा, तुमने लीनियर इक्वेशंस देखी होगी, x + 7 + y = 12, x + 8 - 9 = 12। ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि अब = आ गया। अगर = नहीं है, अगर हम सिर्फ ऐसा बोल रहे हैं x + 5, तो ये क्या है, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर तुम देख सकते हो लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, उसको कहेंगे जिसमें हाईएस्ट डिग्री जो है वो 1 हो। और यहां पर तुम देख सकते हो क्या इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है, हाँ जी है, तो इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, सोचो जरा। मैंने बोला था कि लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 1 होती है। अब मैं कहता हूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। इसका मतलब 3x² + 5x - 8, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो कितनी है, इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो कितनी है, 2 है। बहुत बढ़िया। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो, या फिर जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2 हो, उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल था आपका, x - 8। ये कैसा है, ये लीनियर है। ये लीनियर क्यों है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है। ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है। डिग्री देखना, हमेशा पावर देखना, आपको कांस्टेंट से मतलब नहीं है, आपको वेरिएबल से मतलब नहीं है, आपको पावर देखनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये बात हो गई हमारी क्वाड्रेटिक की। अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। सोचो जरा, मैं कह रहा हूं ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो। ठीक है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 हो। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ। अच्छा, तुमको मैं बता दूं एक और चीज, लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये ax + b। ax + b क्यों, क्योंकि a जो है, a और b यहां पर जो है वो कॉन्स्टेंट्स हैं आपके। ठीक है, a और b, हियर a and b स्टैंड फॉर कांस्टेंट, a and b आर कांस्टेंट। जैसे कि आप 4x + 3 लिख सकते हो, 5x + 8 लिख सकते हो, 9x + 2 लिख सकते हो, x + 4 लिख सकते हो, x - 5 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया जहां पे a और b कांस्टेंट है। जैसे कि यहां पर a क्या है, 4, ठीक है, और b क्या है, 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका ax + b। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। वैसे ही आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, उसका भी एक आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हो, वो ऐसा होता है ax² + bx + c, वेयर a, b and c आर कॉन्स्टेंट्स। जैसे कि 4x² + 12x + 9, ठीक है, +9। ठीक, ये रहा a, ये रहा b और ये रहा c। तो a, b, c आपके कॉन्स्टेंट्स हैं और बाकी x और x² जो तुम देख रहे हो वो क्या है, वो वेरिएबल है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हमने बात कर ली अभी क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर ली, भाई ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है। और हमने यहाँ पर बात कर ली है आपके लीनियर पॉलिनोमियल की जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 1 होती है। अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। सोचो जरा, अगर मैं बोल रहा हूं कि क्वाड्रेटिक मतलब हाईएस्ट डिग्री 2, लीनियर मतलब हाईएस्ट डिग्री 1, तो क्या क्यूबिक मतलब हाईएस्ट डिग्री 3 होगा। बिल्कुल, हाईएस्ट डिग्री क्या होगा, 3 होगा। तो मैंने यहां पर लिख दिया 9x³ + 8x² + 7x - 8। ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिख दिया। और आपसे किसी ने आके पूछ दिया कि बता ये कौन सा पॉलिनोमियल है,
सिर्फ डिग्री देख के बता कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, मैं सिंपल बोल दूंगा भाई ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है। इस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है। अब अगर हाईएस्ट डिग्री 3 है तो इसका नाम क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, बहुत सही। तो इसका भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म आप लिख सकते हो, आप खुद लिख के देखना एक बार। तुम ऑफ कोर्स ए बी सी डी ये कांस्टेंट बढ़ाते जा सकते हो, कोई चिंता नहीं है। फिर आता है आपका क्वाड्रेटिक या फिर बाय आपका क्वाड्रेटिक या फिर बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी तक हमने बात की लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर वाले ने हमें ये बताया कि भाई मैं ऐसा पॉलिनोमियल हूं जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। हमने देख लिया x + 4 x - 5 x + 5 2x + 8, इन सब में देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है तुम्हें? 1 है, 1 है, 1 है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि भैया इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 1 है, इसका नाम है लीनियर पॉलिनोमियल। अब जो मैंने ये लिख दिया, फटाक से तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि यार इसके अंदर हाईएस्ट डिग्री मुझे 2 दिख रही है। अब हाईएस्ट डिग्री अगर 2 दिख रही है, इसका ये मतलब है कि यार ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। वेरी गुड, सिंपल। अब अगर मैंने ये लिख दिया होता 8x³ + 5x² - 7x + 5, ऐसा कुछ लिख दिया होता, और मैं पूछता कौन सा पॉलिनोमियल है, आप देखते डिग्री 3 है तो हाईएस्ट मतलब कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक। सिमिलरली क्वाड्रेटिक है फिर बाय क्वाड्रेटिक क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 4 हो। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री 4 हो उसको हम क्या बुलाते हैं? बाय क्वाड्रेटिक या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इतना आसान था ये समझना। ठीक, बहुत आसान चीज, बहुत ही आसान चीज। तो अभी हमने समझ लिया कि डिग्री के बेसिस पे, पावर के बेसिस पे आप पॉलिनोमियल को कैसे कैटेगराइज कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, कुछ और चीजों की बात करते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं, हमने अभी तो बात कर ली कि डिग्री के बेसिस पे होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पहला आपका जो एक पहली जो आपकी एक क्लासिफिकेशन है वो है मोनोमियल, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो उसको हम कहते हैं मोनोमियल। इसका एग्जांपल क्या है? ax। ये देखो, तुम देख रहे हो ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है ax। अब देखो जरा, इस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म है, क्योंकि आप देख सकते हो कि प्लस या फिर माइनस लगा के दूसरी टर्म नहीं लिखी गई है। प्लस या माइनस लगा के कोई दूसरी टर्म नहीं लिखी गई है। इसका यह मतलब है कि अगर एक सिंगल टर्म आपके सामने ऐसी रखी हुई है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। ठीक है, क्यों बोलेंगे? क्योंकि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म है। अच्छा, अब बात करते हैं बाइनोमियल की। अब तो समझ गए होंगे, अब समझ गए होंगे कि भाई ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो उसको हम बाइनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ax + b, ये लो ax + b, ये क्या हुई? ये आपकी बाइनोमियल हुई, ये आपका बाइनोमियल हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर 2 टर्म्स है, ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है। अच्छा, मैं एक चीज तुमको बता दूं कि 2 टर्म्स जो होती है ना, वो या तो प्लस से सेपरेट होती है या तो माइनस से सेपरेट होती है। यानी कि ये डिवीजन है, ये मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, पर ये एक टर्म हुई, ये दूसरी टर्म हुई। आप इसको एक ही टर्म कंसिडर करते हो, इसको भी एक ही टर्म कंसिडर करते हो। ठीक है, बहुत, जैसे कि आपने यहां पर देखा है ना, तो ये एक ही टर्म हुई और ये भी एक ही टर्म हुई, है ना। या फिर अगर आपको ऐसे लिखना है, जैसे कि एग्जांपल लो 3/x, या फिर आपको लिखना है 3x, ये एक टर्म हुई और ये भी एक ही टर्म हुई, है ना। ऐसा मत समझना कि मल्टीप्लिकेशन में है तो 2 टर्म्स है, नहीं। 2 टर्म्स तभी होंगी जब प्लस या फिर माइनस से दोनों को सेपरेट किया गया। जैसे कि ये x + 3, हाँ, ये क्या है आपकी? ये 2 टर्म्स है ना, ये 2 टर्म्स है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो या फिर x - 5 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो हमने बात कर ली कि मोनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है। बाइनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होती हैं। ठीक है, हमने देख लिया, प्लस या फिर माइनस से सेपरेटेड होती हैं। अच्छा, ट्राइनोमियल क्या होगा? सोचो, खुद सोचो भाई। अगर मोनोमियल मतलब पॉलिनोमियल विद 1 टर्म होता है, बाइनोमियल मतलब पॉलिनोमियल विद 2 टर्म्स होता है, तो ट्राइनोमियल क्या होगा? पॉलिनोमियल विथ 4 टर्म्स, नहीं 3 टर्म्स। ठीक है, बहुत से। ये एग्जांपल देखो, ax², ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, प्लस bx + c, ये रही एक टर्म, ये रही दूसरी टर्म और ये रही तीसरी टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर 3 टर्म्स आप देख पा रही हो, है ना। यहाँ पर आप 3 टर्म्स जो है वो देख पा रहे हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, बहुत आसान चीज़ें हैं, इसमें लोड लेने की इतनी जरूरत है नहीं तुमको। आगे बढ़ते हैं अब हम, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की। अच्छा,
एक चीज़ तुमको बताऊं, इस पूरे चैप्टर के अंदर फिर अगर आप एनसीईआरटी से सॉल्व करते हो या फिर अगर आप किसी और बुक से सॉल्व करते हो तो आपको ये 3 शब्द दिखेंगे। पहला है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, दूसरा है रूट्स और तीसरा है सॉल्यूशंस। आपको ये समझना है कि ये तीनों एक ही चीज है, ठीक है। अगर आपको कोई बोलता है कि आपको पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने हैं, फिर अगर आपको ये बोलता है कि आपको पॉलिनोमियल के रूट्स निकालने हैं, या फिर अगर आपको ये बोलता है कि आपको पॉलिनोमियल के सॉल्यूशंस निकालने हैं, एक ही चीज है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब जैसे कि आपके सामने ये पॉलिनोमियल है px 5x - 5, ये आपके सामने पॉलिनोमियल है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन क्या होगा, यानी कि मैं x की जगह पर ऐसा क्या पुट करूंगा जिससे मेरा आंसर, मतलब ये जो है मेरा पूरा, ये जीरो हो जाए, वो सॉल्यूशन कहलाएगा, फिर वो जीरो कहलाएगा, तभी उसे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है, ठीक है। कि मैं इस वेरिएबल में कोई ऐसी वैल्यू डालूंगा, मैं इस वेरिएबल में कोई ऐसी वैल्यू डालूंगा जिससे ये आंसर मेरा जीरो आ जाए, और अगर मेरा आंसर जीरो आ गया तो वो जो वैल्यू मैंने डाली थी वो मेरा जीरो कहलाएगा, ठीक है। समझाता हूं मैं, देखो अब समझो यहां पर लिखा है 5x - 5, मैं x की जगह पर ऐसा क्या पुट कर दूं कि ये पूरा जीरो हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, 1 पुट कर देता हूं। देखो ये px लिखा हुआ है, अगर मैं x की जगह पर 1 पुट कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा 5 1 - 5, ये हो जाएगा 5 - 5, मेरा आंसर आ जाएगा 0। यानी कि x को 1 पुट करने पे, x की वैल्यू 1 पुट करने पे, x को 1 डालने पे मेरे पास में 0 आंसर आ रहा है। तो मेरा रूट क्या होगा, मेरे जीरोस क्या होंगे, मेरा सोल्यूशन क्या होगा इस पॉलिनोमियल का, वो होगा 1। अगर मेरे सामने कुछ ऐसा लिखा होता, वैसे तो बहुत अलग अलग टाइप के आएंगे पर एक और एग्जांपल देख लो, ऐसा कुछ लिखा होता 8x - 16, ऐसा कुछ लिखा होता, ठीक है। px = px 8x - 16 है, ठीक है। बहुत बढ़िया, 8x - 16 है ना। अब मैं x की जगह पर ऐसा क्या डालूंगा जिससे मेरा आंसर 0 आ जाए, जिससे कि मेरा आंसर जो है वो 0 आ जाए। ऐसा मैं क्या डालूं, तो सोचो जरा, अगर मुझे इसे 0 लाना है तो बहुत आसान है, इसको तुम 0 से इक्वेट कर दो। अगर तुम्हें इक्वेशन बना के सॉल्व करना तो हम वैसे ही करते हैं एक्चुअली, ये तो एक तरीका होता है ना। हमको इसको 0 बनाना है, 8x - 16 को 0 बनाना है। बहुत बढ़िया, तो x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमारा आंसर 0 आएगा, आपको पता चल ही जाएगा। ये हो जाएगा 8x = 16, x आपका हो जाएगा 16/2, 16/8 यानी कि 2। तो x क्या है आपका, x क्या है आपका, x आपका सोल्यूशन है, x आपका 0 है, x आपका रूट है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगर आपके सामने ऐसा कुछ होता कि भाई px = या फिर आपके सामने ऐसा कुछ होता 5x - 10, ऐसा कुछ होता, चलो तो हम क्या करते हैं, इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। 5x - 10 = 0, क्यों, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें फाइंड आउट करना है कि x की वैल्यू क्या है, यानी कि इस पूरे सोल्यूशन का, मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल का सोल्यूशन क्या है, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। 5x हो जाएगा 10 के बराबर और x आ जाएगा 2। तो मेरा 0 क्या होगा, मेरा रूट क्या होगा, x कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि वो वैल्यू जिससे कि आपका इस पॉलिनोमियल का सोल्यूशन आ जाए या फिर वो आपका आंसर आ जाए, उसको हम कहते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि आपको ग्राफ के थ्रू या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ये कैसे पता चलेगा कि आपके सामने ग्राफ बना के दे दिया। अब आपसे पूछा गया कि बताओ ये ग्राफ कौन से पॉलिनोमियल का है, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है, क्या ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, क्या ये आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये आपको पता कैसे चलेगा। तो मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, देखो बहुत आसान चीज है। ये आपके लीनियर पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म है, ax + b, है ना। ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है ना, और ये आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो मैं तुमको अभी एक चीज बताता हूं कि आपका जो लीनियर पॉलिनोमियल है ना, इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन आता है। जैसे कि अभी हमने सॉल्व किया 5x - 10, 2x - 5, है ना। मतलब ये जो आपके लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं, इनका सिर्फ एक ही सोल्यूशन आता है, एक ही आंसर आता है। जैसे कि हमने देखा कि 8x - 16 के केस में x कितना आया, 2 आया, यानी कि x की सिर्फ एक ही वैल्यू आई थी जो थी 2, ठीक। जब मैं बात करता हूं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 सॉल्यूशंस होते हैं एट मैक्स। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ना 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है।
इसलिए आप याद करो, जब आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से दो अलग अलग फैक्टर्स निकालते थे और बोलते थे x या तो -2 हो सकता है या फिर x 1 हो सकता है, ऐसे आप अलग अलग वैल्यूज बोलते थे, वो क्या था, वो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सोल्यूशन था। ठीक है, इसका ये मतलब है कि इसके एट मैक्स 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। और जब मैं बात करता हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो ये ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसके एट मैक्स 3 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब तुमने देखा होगा, तुमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व कर रखा है। ठीक है, मतलब तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रखी है और उसमें तुमने देखा है, ये चीज तुमने अच्छी तरीके से पढ़ी है कि आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कैसे 2 फैक्टर्स निकाला करते थे। फिर ऐसा कुछ बनता था x - 2 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ बनता था, याद करो। फिर आप बोलते थे x या तो 2 हो सकता है या फिर x या तो -5 हो सकता है। तो यहाँ पर x की कितनी वैल्यूज आ रही है, 2 वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, तो हमने क्या बात की अभी कि क्वाड्रेटिक आपका जो पॉलिनोमियल होता है इसमें एट मैक्स 2 सॉल्यूशंस आ सकते हैं। बहुत सही भैया, इसका और ग्राफ का क्या संबंध है? मैंने बोला कि अगर पीछे आ जाओ, मैंने बोला कि अगर आपके पास में ग्राफ है, अगर आपको किसी ने ग्राफ दे दिया और ग्राफ के थ्रू ये पहचानने को बोला, जैसे कि आपकी इस एक्सरसाइज में लिखा हुआ है, ये देखो आपकी इस एक्सरसाइज में लिखा हुआ है कि द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.1 फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। मतलब ये कि मान लो कि आपके नंबर ऑफ जीरोस 3 आ गए, है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। नंबर ऑफ जीरोस 2 आ गए तो हम क्या बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। नंबर ऑफ जीरोस अगर 1 ही आए तो हम क्या बोलेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये ग्राफ के थ्रू हमें पता कैसे चलेगा कि कितने जीरोस आ रहे हैं? बहुत आसान है। अगर आपका ऐसा एक स्ट्रेट ग्राफ है, ऐसा मान लो या फिर ऐसा मान लो या फिर ऐसा मान लो, कोई भी मान लो, ठीक है, अगर एक स्ट्रेट लाइन है जो कि एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट कर रही है, इसका ये मतलब है कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो यहां पर सारा खेल जो है वो बन जाता है इस एक्स एक्सिस को कट करने का। किसका बन जाता है? इस एक्स एक्सिस को कट करने का। यानी कि इन शॉर्ट, अगर आपकी जो लाइन है या फिर आप जो यहां पर ग्राफ बना रहे हो, ठीक है, अगर वो एक्स एक्सिस को सिर्फ ये एक्स एक्सिस आपकी, अगर वो इस एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट करती है ना, इसका ये मतलब है कि उसका एक ही जीरो है, इसका ये मतलब है कि वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये आप बोला कि बताओ, ये लाइन दे दी, ठीक है, ये लाइन बना के दे दी, तुमने देखा होगा लीनियर इक्वेशन का कैसा ग्राफ बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, वैसे ही है ये भी चीज, बस ये पॉलिनोमियल है आपका। ठीक है, अच्छा, अब आपको किसी ने ये दे दिया, ये लाइन बना के दे दी और पूछा कि बताओ ये इसके कितने जीरोज होंगे, है ना, ये जो आपका पॉलिनोमियल है इसके कितने जीरोज होंगे। तो मैं बोलूंगा, मैं सबसे पहले देखूंगा कि ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। मैंने देखा कि यार सिर्फ एक ही बार कट कर रहा है यहाँ पर, बस, इसके अलावा और कट नहीं कर रहा। तो मैं बोलूंगा कि इसका एक ही जीरो है, इसका मतलब ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा भैया, ऐसे ही आप क्वाड्रेटिक और आप क्वाड्रेटिक का भी बताने वाले हो? मैं कहा मैं क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का भी बताऊंगा। देखो जरा, अगर आपका ग्राफ आपके इस एक्स एक्सिस को, ये तो हो गया आपका ax प्लस बी का, है ना, ax प्लस बी का क्या हुआ, ये लीनियर पॉलिनोमियल था, इसका एक ही जीरो हो सकता है, तो आप क्या लिखोगे, कट्स ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस वन टाइम, है ना, ओनली वन टाइम। अब हम बात करते हैं क्यूब आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये जो है आपका, ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ध्यान से देखो एक चीज को, ये जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, इसका ग्राफ या तो ऐसा बनता है पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, या तो ऐसा डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। ठीक है, बना के देखते हैं ग्राफ के ऊपर, ये देखो, ठीक है, ये अपवर्ड पैराबोला है। चलो मान लो कि आपको ये ग्राफ दे दिया, ऐसा ग्राफ बना के दे दिया और पूछा कि चलो बताओ ये जो ग्राफ बना है ये जिस भी पॉलिनोमियल का है उस पॉलिनोमियल में कितने जीरोस हैं। आप क्या बोलोगे? भैया आपने ये सिखाया था कि अपने को ये देखना है कि एक्स एक्सिस को आपका ग्राफ जो है वो कितनी बार कट करता है। मैंने बोला कि एक बार तो यहां कट किया और एक बार तो यहां कट किया। ठीक है, यानी कि 2 बार कट किया। अगर 2 बार कट किया मतलब कितने जीरोस हैं? 2 जीरोस हैं। कितने जीरोस हैं? 2 जीरोस हैं। और अगर 2 जीरोस, इसका मतलब कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, फिर ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, ऐसा बन गया मान लो, ठीक है, उल्टा बन गया, डाउनवर्ड बन गया। ठीक है, बहुत से डाउनवर्ड पैराबोला बन गया, है ना। तो भी यहां पर एक बार कट किया है और यहां पर एक बार कट किया है ना, यहां पर एक बार कट किया और यहां पर एक बार कट किया। इसका ये मतलब है कि ये भी कैसा होगा, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होगा। क्यों होगा?
क्योंकि यहाँ पर भी 2 जीरोज आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर भी आपका जो ग्राफ है वो आपके एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसको हम बोलेंगे आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसके जीरोस 2 आ रहे हैं। क्यों 2 आ रहे हैं? क्योंकि 2 बार कट कर रहा है। ठीक है, अगर ऐसा हो गया पैराबोला, ऐसा हो गया, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है, तो भी आप क्या बोलोगे? तो भी बोलोगे ना कि यहाँ पर एक बार कट कर रहा है और यहाँ पर एक बार कट कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा? कर रहा है नहीं कर रहा? बहुत बढ़िया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों बोलेंगे? क्योंकि अभी भी एक बार यहाँ पर कट कर रहा है, एक बार यहाँ पर कट कर रहा है, मतलब 2 जीरोज हैं। ठीक है, बहुत सही। ये बात हो गई हमारी क्वाड्रेटिक की, है ना। अब बात करते हैं क्यूबिक की। अच्छा, एक और ट्रिक मैं तुमको बताता हूं। जो हाईएस्ट पावर है उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जैसे कि देखो, ax प्लस बी की हाईएस्ट पावर कितनी, हाईएस्ट डिग्री कितनी थी, मतलब डिग्री कितनी थी? 1 थी, है ना। अगर डिग्री 1 थी, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है? 1 है। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसके कितने सॉल्यूशंस है? 2 सॉल्यूशंस है मैक्सिमम, है ना। अगर कोई किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। अच्छा भैया, आप कह रहे हो कि ये जो ax क्यूब प्लस बी, ये जो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज होंगे, है ना। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज होंगे। इसका ये मतलब है क्या कि ये इस ग्राफ को 3 बार कट करेगा? बिल्कुल सही। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, इसका ग्राफ ना कुछ ऐसा बनता है। ध्यान से देखो, यहां पर एक बार कट किया, यहां पर एक बार कट किया और यहां पर एक बार कट किया। ठीक है, 3 बार कट किया है तो मैं क्या बोलूंगा कि 3 बार एक्स एक्सिस को कट किया है, 3 जीरोज है। और अगर 3 जीरोज है तो कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, समझ में आ रही नहीं आ रही बात? बहुत आसान है भाई। अगर एक बार कट किया होता, अगर एक्स एक्सिस को एक बार कट किया होता, उल्टे पेन से चला दिया देखो, तो क्या होता? ये एक बार कट क्या है? 1 जीरो। इसका ये मतलब है कि लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब आपको जो अगली एक्सरसाइज आएगी ना, उसमें ये भी नहीं पूछा गया कि पॉलिनोमियल कौन सा बताओ, उसमें सिर्फ यही पूछा गया है कि बताओ कितने जीरोज होंगे। एक बार कट क्या है? 1 जीरो। क्या बोलोगे? लीनियर पॉलिनोमियल। 2 बार कट किया है? 2 जीरोज। क्या बोलोगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उल्टा भी हो सकता है। 3 बार कट किया है, क्या बोलोगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि 3 जीरोज आएंगे, 3 बार कट किया। एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को मत समझ लेना, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये भी समझ लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ एक्स एक्सिस, सिर्फ एक्स एक्सिस को देखो, वाई एक्सिस नहीं देखनी आपको, सिर्फ एक्स एक्सिस देखनी है। ठीक है, चलो देखो फिर आगे सवाल पे चलते हैं। ये आ गया आपका सवाल, ये आ गया आपका सवाल। ये देखो, द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स, यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल है वो दे रखे हैं आपको, ठीक है। और आपको ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे इन ईच केस। पहला सवाल देखते हैं। ये देखो, ये लाइन कुछ ऐसी बनी हुई है, ये लाइन कुछ ऐसी बनी हुई है, मतलब ये ग्राफ है आपका, ये ब्लैक से जो ड्रॉ करूंगा ये ग्राफ है, ये ग्राफ है आपका, ये आपका एक्स एक्सिस है, और जो लाइन बनाई है ना, वो ऐसी बनाई है। हमने क्या बोला था? हमने ये बोला था कि भैया जितनी भी बार एक्स एक्सिस को कट होगा उतने जीरोस, ठीक है। यहां पर तो एक भी बार नहीं हो रहा, है ना। यहां पर तो लाइन इस एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही है, मतलब ये एक्स एक्सिस को अभी कट करेगी नहीं, और करेगी नहीं इसका मतलब क्या है? जीरो कट्स। जीरो कट्स मतलब क्या है? नो जीरोस। इसका आंसर क्या आ जाएगा? नो जीरोस। क्यों भैया? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कोई कट ही नहीं कर रही, और अगर कट ही नहीं कर रही है तो जीरोस आएंगे ही नहीं, सॉल्यूशंस आएंगे ही नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। सेकंड सवाल देखो, ये देखो, ये देखो, सेकंड क्वेश्चन। हमने क्या बोल रखा है? हमने ये बोल रखा है कि भैया जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है, उतने जीरोस होंगे, उतने सॉल्यूशंस होंगे। ये सिर्फ एक ही बार कट कर रहा है तो कितने सॉल्यूशंस होंगे? सिर्फ 1 जीरो होगा। कितने जीरोस होंगे? सिर्फ 1 जीरो होगा। ठीक है, क्यों? दिखने में तो ये क्यूबिक जैसा लग रहा है, दिखने में तो बहुत बड़ा बड़ा ग्राफ लग रहा है, पर इन शॉर्ट आप क्या देख पा रहे हो कि इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। ठीक है, सोल्यूशन सिर्फ एक ही। अभी ये भूल जाओ कि लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा, ये भूल जाओ। पर आपको ये समझना है कि आपका यहां पर एक बार कट किया है तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये कैसा, कितने जीरोस हैं? 1 ही जीरो है। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर बात करते हैं इसकी। देखो, इसने यहां पर एक बार कट किया है, यहां पर एक बार कट किया और यहां पर एक बार कट किया, 3 बार कट किया है, 3 बार कट किया। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इसके कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस होंगे। फिर इसको देखो, कितनी बार कट किया है? 1 बार कट किया है, 2 बार कट किया, तो कितने जीरोस होंगे? इसके 2 जीरोस होंगे। ये आखिरी के 2 आपके लिए होमवर्क है। याद रखना कि अगर टच कर रहा है तो भी आप उसको कंसिडर करोगे। ठीक है, टच कर रहा है तो भी आप उसको कंसिडर करोगे। ठीक है,
बहुत सही, इतनी हिंट मैंने दे दी इस सवाल के लिए, है ना। बाकी तो ये आप आसानी से कर सकते हो, बस आपको नंबर ऑफ कट्स देखना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है, बहुत सही, है ना। तो ये हमने बात कर ली है कि आप किस तरीके से ग्राफ को देख के ये पता लगा सकते हो कि आपके पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, ठीक, नाइस, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अब हम समझते हैं बहुत ही प्यारी चीज, ये आपका अराउंड लास्ट टॉपिक है, इसके अलावा और कुछ टॉपिक है ही नहीं आपका, ठीक है। तो ये टॉपिक क्या कहता है, ये टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये बहुत आसान चीज है, ठीक, इसको तुम बड़ी आसानी से कर सकते हो, बस इसमें कुछ चीजें याद रखने वाली है, जैसे कि अगर आपका कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये ax² + bx + c, हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। सीधी सी बात है, इसके कितने जीरोज होंगे, एट मैक्स 2 जीरोज होंगे, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि चलो लेट द 2 जीरोज बी अल्फा एंड बीटा। अब तुम कुछ भी नाम रख सकते हो, तुम राम श्याम रख सकते हो, ठीक है, तुम कुछ भी रख सकते हो, तुम कैनन निकॉन रख सकते हो, ठीक है, तुम एप्पल सैमसंग रख सकते हो, तुमको जो रखना है तुम रख सकते हो, ठीक है। पर हमने क्या रखा, अल्फा बीटा रखा, है ना। इसके कितने जीरोज होंगे, मैक्सिमम 2 जीरोज। इन 2 जीरोज के हमने क्या नाम रखे, अल्फा एंड बीटा। क्या नाम रखे, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अब ये अल्फा बीटा, ये अल्फा और ये बीटा, और ये जो कोएफिशिएंट्स हैं, है ना, ये कोएफिशिएंट दिख रहे हैं, ठीक है, इनके बीच में ना एक रिलेशनशिप होती है। वो क्या होती है, वो ये होती है कि आपके पास में अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है उसके 2 जीरोज होंगे, है ना, उनको हमने नाम दे दिया अल्फा और बीटा। तो ये रिलेशनशिप्स कुछ ऐसी होती हैं कि इन दोनों रूट्स का सम, अल्फा एंड बीटा आर द 2 रूट्स, ठीक है, आर द 2 रूट्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। मतलब क्या भैया, मतलब ये b और a कौन से हैं, तो ये कोई नई b और a नहीं है। इस x का कोएफिशिएंट अपॉन इस x² का कोएफिशिएंट इज इक्वल टू द सम ऑफ रूट्स। हाँ, तुम सही सुन रहे हो, जब के 2 रूट्स आएंगे ना, उनका जो सम है वो बराबर है x के कोएफिशिएंट अपॉन x² के कोएफिशिएंट के, ठीक है। तो यहां पर लिखा भी हुआ है, देखो, ये ध्यान से पढ़ो, ये ध्यान से पढ़ो। आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, इसके 2 रूट्स होंगे अल्फा और बीटा। अब यहां पर हमको 2-3 रिलेशनशिप पता चली। क्या पता चली कि ये जो दोनों रूट्स हैं अल्फा और बीटा, इनका जब आप सम करोगे ये किसके बराबर आता है, पता है, ये बराबर आता है -b/a के, ठीक है। -b/a मतलब बस याद रखना कि ये जो है आपको कोएफिशिएंट ऑफ x है, ये जो है आपका कोएफिशिएंट ऑफ x² है, ठीक है। ये देखो, कोएफिशिएंट ऑफ xb और कोएफिशिएंट ऑफ x² a, ठीक है, बहुत बढ़िया। सिमिलरली होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि आपकी अल्फा और बीटा 2 रूट्स हैं, अल्फा और बीटा आपके 2 रूट्स हैं। अब यहां पर हमने देख लिया कि दोनों रूट्स का जब सम करते हैं तो वो -b/a के बराबर आता है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² के बराबर आता है, आगे माइनस लगा दो, ठीक है। अगर आप इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट करते हो, मल्टीप्लीकेशन करते हो, यानी कि अल्फा बीटा ऐसा लिखते हो, मतलब अल्फा इंटू बीटा ऐसा लिखते हो, तो ये पता है किसके बराबर आता है, ये बराबर आता है c/a के, where c is this constant and a is the coefficient of x², ठीक। इतना आसान नहीं है, इतनी आसान चीज है, ठीक है। तो ये तुमने समझ लिया, क्या समझा, बहुत आसान है, देखो बहुत ज्यादा आसान है। आपके पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है भाई, वो होता है ax² + bx + c, where a, b and c, है ना, where a is the coefficient of x², ठीक है, b is the coefficient of x, कोएफिशिएंट मतलब जो उस वेरिएबल के आगे लगा हुआ है, जो उस वेरिएबल के आगे जो कांस्टेंट टर्म लगा है उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो a जो है वो x² का कोएफिशिएंट है, b जो है वो x का कोएफिशिएंट है, और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है, ठीक। अब हमें इतना पता है कि आपके जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके 2 जीरोज होते हैं, तो हमने उनको नाम दे दिया अल्फा और बीटा, ठीक है। आपके आसानी के लिए एग्जाम में भी यही करना, ठीक है। अगर आप चाहो तो दोनों के नाम कुछ भी रख सकते हो, तुम चाहो तो फोन और लैपटॉप रख सकते हो, ठीक है, तुम चाहो तो के और एम रख सकते हो, तुमको जो रखना तुम रख सकते हो, पर हाँ, हमको जो दिया गया है अगर हम उस तरीके से जाए तो हमारे लिए और आसानी होगी, ठीक है, क्योंकि राम और श्याम ऐसे करके आपको 2 रूट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। वेरी गुड, नाइस।
बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि इनके दो रूट्स होते हैं, दो रूट्स मतलब हमने लिख दिया, एक होगा अल्फा और एक हो गया बीटा, ठीक है। सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या, दोनों रूट्स का सम, और अल्फा बीटा क्या, दोनों रूट का प्रोडक्ट। अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस बी बाय ए और अल्फा बीटा हो गया आपका सी बाय ए, ठीक है। बहुत सही, बहुत बढ़िया। सिमिलरली आपके पास में क्यूबिक के भी अवेलेबल है। क्यूबिक के आप खुद देख सकते हो, क्योंकि इन जनरल ऐसे क्यूबिक के सवाल बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है, पर आप देख सकते हो, ठीक है। क्यूबिक की अगर आप खुद एक बार देखोगे ना, आपके पास में PDF अवेलेबल हो जाएगी, आप अगर खुद देखोगे, आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगा, तो आप आसानी से समझ पाओगे, आप आसानी से समझ पाओगे। बस इसमें एक चेंज है कि यहाँ पर अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, है ना, वेरी गुड, ये होगा। अब इसके कितने रूट्स हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो एक हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा, और एक और हम ले आए गामा। तो जो आपके यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 रूट्स थे, क्यूबिक के आपके 3 रूट्स हो गए, ठीक, वेरी गुड। और इस तरीके से आपके चैप्टर की मैक्सिमम चीजें हो चुकी हैं समाप्त। आगे बढ़ते हैं, ये देखो, आ जाओ एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। चलो, एक्सरसाइज क्या है या फिर सवाल कैसा आएगा, ये ऐसा रहेगा, मतलब आपकी एनसीईआरटी हम कर रहे हैं, बाकी इसके जो एमसीक्यूज हैं, है ना, इसके प्रॉपर एमसीक्यूज, डिटेल्ड एमसीक्यूज की पॉलिनोमियल्स में कैसे सवाल बन सकते हैं, ठीक है, किस किस तरीके, अगर केस बेस्ड आने तो केस बेस्ड कैसे आ सकते हैं, वो सब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ये कहता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। देखो, जीरोस निकालने की बात चलती है। अब जीरोस आप चाहो तो किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से निकालना है, आप उससे निकाल सकते हो। अगर आपको उस फॉर्मूला से निकालना है, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये भी आपका एक फॉर्मूला होता है ना, वेयर b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, b स्क्वायर अगेन वही है, a 4 यही रहेगा हमेशा, a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c क्या है आपका कांस्टेंट, ठीक है। अब इससे भी जो है वो जीरोस निकाल सकते हो। तो भैया अल्फा और बीटा, ये अल्फा और बीटा तो हमने नाम दे दिए, अब हर एक अलग अलग पॉलिनोमियल के अलग अलग अल्फा बीटा आएंगे, इस पॉलिनोमियल को अलग रूट्स आएंगे, इसके कुछ अलग रूट्स आएंगे, तो हमने इन जनरल बोल दिया अल्फा बीटा, ठीक है, हमने इन जनरल बोल दिया है अल्फा बीटा। जैसे कि हम इन जनरल बोलते हैं ऑयल, अब ऑयल कोई भी हो सकता है, सरसों का तेल हो सकता है, नारियल का तेल हो सकता है, बट इन जनरल क्या बोलते हैं, ऑयल बोलते हैं। बहुत कुछ तो भी एग्जाम्पल्स मेरे दिमाग में आते हैं, पर हाँ अच्छे होते हैं। तो एक काम करते हैं, चलो पहला वाला क्वेश्चन करके देखते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, है ना। पहले तुमको क्या निकालना है, पहले हमको इसके जीरोस निकालने हैं। इसके जीरोस निकालने के बाद में हमको ये कंफर्म करना है कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो माइनस बी बाय ए के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, और अल्फा बीटा जो है वो सी बाय ए के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा। पहले इसके जीरोस निकालते चलो। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं तो इसका जीरो भाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से निकाल देता हूँ, ठीक है, वो ज़्यादा आसान है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जीरो जो है वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से निकालता हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब सबको पता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। तो ये हो जाएगा x माइनस 4 और ये हो जाएगा प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, है ना, इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि आपको रूट्स निकालने। तो ये क्या हो जाएगा, मैं ऊपर लिख रहा हूँ x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो या तो आपका x 4 हो सकता है या फिर आपका x जो है वो माइनस 2 हो सकता है। तो आपके दो रूट्स क्या आ गए हैं, आपके दो रूट्स आ गए हैं 4 और माइनस 2, ठीक है, आपके दो रूट्स क्या आ चुके हैं, 4 और माइनस 2। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया, बहुत गजब, है ना, नाइस नाइस। चलो, तो अब हम समझते हैं, ये हम सब हटा देते हैं, ये अब सब कुछ हटा देते हैं। हमारे पास में आ चुका है x इज इक्वल्स टू 4 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 2, या फिर आप बोल लो कि अल्फा इज इक्वल्स टू 4 एंड बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 2, कुछ भी बोल लो आप, ठीक है, नाइस। अल्फा इज इक्वल्स टू 4 एंड बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 2, ठीक है, बहुत सही। अच्छा, अब समझते हैं, हमको वेरीफाई करना है। तो पहले तो देखो, पहले लिख लो सब, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 में आपका a क्या होगा, a हो जाएगा आपका 1, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कुछ भी नहीं दिख रहा तो 1 हो जाएगा। b क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कि 2 हो जाएगा, और c कितना हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना प्लीज, ठीक है, c कितना हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा, है ना, बहुत सही। अब हमको लिखना है
हमको वेरीफाई करना है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा। तो देखो अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है -2, है ना। अच्छा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई मतलब ये माइनस यहाँ पर बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पर -2 है तो आप अंदर यहाँ पर -2 लिखोगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ये वाला माइनस कंसिडर करके ये वाला माइनस नहीं लेते हैं, पर ये चीज समझो कि ये जो -2 है ये आपका पूरा b है ना। माइनस बी बाई ए ये आपका एक एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर b की वैल्यू भी -2, -3, -4 ऐसी है तो आप ये नहीं करोगे कि वो माइनस हटा दिया, नहीं, वो माइनस भी लगाना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अंदर आ जाएगा -2 अपॉन a कितना है 1 है, बहुत सही। ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, बहुत बढ़िया। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर आ चुका है, वेरी गुड। तो हमारा वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हुआ, आप कामयाब हुए, बहुत सही। एक और चीज अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है अल्फा बीटा। ये देखो अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। क्या होता है सी बाई ए होता है, क्या होता है सी बाई ए होता है। अल्फा कितना था आपका 4 था, बीटा कितना था आपका -2 था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू -2 और सी बाई ए मतलब सी कितना है -8 और ए कितना है आपका 1, तो ये हो जाएगा 4 इंटू -2 -8 और इधर भी हो जाएगा आपका -8। तो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो चुका है और आपका सम ऑफ जीरोस भी वेरीफाई जो है वो हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से बड़ी ही आसानी से, ठीक है, बड़े ही प्यार से आप बहुत आसानी से सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हो एंड आसानी से आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। एक और एग्जांपल करके देखते हैं, दूसरा वाला करके देखते हैं, चलो ठीक है, दूसरा वाला करके देखते हैं। बहुत बढ़िया। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसको भी हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हैं, तो मैंने इसको ऐसा कुछ कर लिया, 4s² हो गया -2s प्लस 1। तो ये हो जाएगा इधर क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, क्या कॉमन निकाले तुम बताओ। चलो एक काम करते हैं, हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं 2s। तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1 और इधर से अगर मैंने -1 बाहर निकाल लिया तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो 2s माइनस 1 0 के बराबर होगा या फिर 2s माइनस 1 यानी कि ये वाला 0 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, आपका s कितना आ रहा है यानी या फिर आपका रूट कितना आ रहा है। इस केस में भी कितना आ रहा है 1/2 आ जाएगा, है ना, और इस केस में भी कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, है ना। इसका क्या मतलब है कि आपके दो रूट्स हैं, है ना, आपके दो रूट्स हैं, एक आया 1/2 और दूसरा भी आया 1/2, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि अल्फा जो है, अल्फा आया आपका 1/2 और बीटा भी आया आपका 1/2। अब कर लो वेरीफाई, लो अब कोई दिक्कत है क्या, नोटिस कर लो, नोट डाउन कर लो। ए कितना है 4 है, s² का कोफिशिएंट देखो, x² हो या फिर s² हो या फिर t² हो या फिर z² हो, आपके वेरिएबल को कोएफिशिएंट आप लिखने वाले हो, है ना। सिमिलरली s का कोएफिशिएंट क्या होगा b 4 हो जाएगा और c कितना है आपका 1 है, ठीक है। b 4 होगा कि -4 होगा, b आपका -4 होगा, ठीक है। b आपका कितना होगा, b आपका -4 होगा, ठीक, और आपका c कितना होगा 1 हो जाएगा। वेरी गुड। अब करते हैं वेरीफाई, चलो करते हैं वेरीफाई। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a के बराबर होता है ना, -b/a के बराबर होता है। अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है, ये भी 1/2 है, अच्छा, माइनस b कितना है -4 अपॉन a कितना है 4। तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4/4 और इधर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 1, तो 1 इज इक्वल टू हो गया 1। हाँ जी, हो गया वेरीफाई, ठीक है। सिमिलरली आप अल्फा बीटा भी वेरीफाई कर सकते हो, ये इतना आसान है, इससे ज्यादा आसान कुछ हो ही नहीं सकता। स्टेप्स में बता देता हूं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो स्टेप्स लिखना बहुत जरूरी है इसकी। सबसे पहले क्या करना है, जीरोस निकालो या फिर सॉल्यूशन निकालो, ठीक है। दूसरी स्टेप में आपको क्या करना है, आप सारा a b एंड c मेंशन कर दो कि a क्या होता है, b क्या होता है, c क्या होता है, और थर्ड में वेरीफाई कर दो, ठीक है। लगा दो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ए बी और सी देख देख के लिखते हैं, उसमें गलती होने के चांसेस होते हैं, है ना। गलती ना हो इसलिए तुम क्या करो, पहले लिख लो ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, इससे आप डायरेक्टली जो है देख देख के आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आप ये सारे सवाल कर सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है, सब हलवा है, ठीक है। हर एक सवाल आसानी से तुमसे हो जाएगा, ठीक, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना
एक बहुत ही प्यारा सा चेंज होता है जो कि आपको समझना ज़रूरी है। वो क्या है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कैसा हो जाता है ऐसा भी हो जाता है कि आपको जीरोस दे दिए जाते हैं, यानी कि आपको अल्फा और बीटा दे दिया जाता है और बोला जाता है कि इससे तुम पॉलिनोमियल बना के बताओ, है ना, इससे तुम पॉलिनोमियल बना के बताओ। अभी तक हम क्या कर रहे थे, पॉलिनोमियल था, हम अपने जीरोस निकाल रहे थे, उनको वेरीफाई कर रहे थे। ऐसा सवाल भी आ सकता है कि भैया चलो बताओ, हमने आपको अल्फा दे दिया, हमने आपको बीटा दे दिया, अब आप बताओ कि आपका पॉलिनोमियल क्या था, है ना, मतलब उल्टे सवाल कर रहे हैं हमसे। इन शॉर्ट आपको ये समझना है कि अगर आपको पॉलिनोमियल नहीं दिया है, अगर आपको जीरोस दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये याद रखना है। इतना याद रख लिया तो बस अल्फा प्लस बीटा यानी कि दोनों रूट्स को ऐड करके यहाँ डाल देना और अल्फा बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ डाल देना, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर प्लस डाल देते हैं, नहीं, यहाँ पर माइनस है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, तुम्हारा सम ऑफ रूट्स, है ना, एंड अल्फा बीटा क्या है, तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना। इसकी एक्सरसाइज जब आएगी तो तुम बोलोगे क्या हलवा चीज है भैया। अब यहाँ पर देखो बहुत आसान तरीके से आपको दे रखा है। यहाँ पर आपको बेसिकली जो मैंने अभी बताया ना, जो इक्वेशन आपको बताया कि इस जो आपको मैंने एक वो बताया, फॉर्म बताया कि इसके अंदर आप वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हो, वही क्वेश्चन दिया गया है। बोला गया है कि आपको ना फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली, यानी कि ये 1/4 जो है ये है सम ऑफ जीरोस और ये जो -1 है ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा जो है वो है 1/4 और अल्फा बीटा जो है वो है -1। अब आप दो तरीकों से निकाल सकते हो। एक तरीका वो जो मैंने अभी फॉर्म बताया, कैसे भैया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये एक तरीका हो गया आपका। क्या करना है, सीधे सीधे वैल्यूज पुट करनी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, तो ये हो गया 1/4 एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना -1, पर इसकी जगह पे आ जाएगा -1। अब ऐसे मत छोड़ना, एलसीएम ले लिया करना। तो एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, एलसीएम लेने के बाद आपका क्या बन जाएगा, ये 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है, बहुत बढ़िया, वो उधर चले जाएगा, ठीक, वेरी गुड। इस तरीके से आपका इस फॉर्म से भी आप आंसर जो है वो निकाल सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो आपका एलसीएम निकलेगा, तो एलसीएम निकाल के और इस पूरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि अगर एमसीक्यू फॉर्म में आता है, ठीक है, तो वो आपको ऐसा नहीं देंगे, वो आपको आंसर फाइनल ऐसा देंगे, यानी कि ऑप्शंस में ऐसा कुछ देंगे, ठीक है, और फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए फाइनल एलसीएम निकाल के जो आंसर बनना है ना वो आंसर लिखना। ये एक तरीका हो गया कि हमने यहाँ पर सीधा वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लिया। अगर आप और स्टैंडर्ड तरीके से जाना चाहो तो वैसे भी जा सकते हो। कैसे, देखो, अल्फा प्लस बीटा 1/4 होता है, ये बराबर होता है -b/a के। अल्फा बीटा -1 होता है, ये होता है c/a के बराबर, ठीक है। इसका ये मतलब है कि -b/a जो है, ये देखो, ये 1/4 के बराबर है ना। इसका ये मतलब हुआ कि आपका a जो है वो हो गया 4 और आपका b जो है वो आ गया -1, ठीक है। a आ गया 4, b आ गया -1, बहुत सही। अब बात करते हैं c की, तो c/a कितना है, -1 है, ये देखो, है ना, बहुत सही। यहाँ पर अब a की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 4 है, इज टू -1, तो c कितना हो जाएगा -4, बहुत सही। इसका ये मतलब है कि आपके पास में आ गया a इज इक्वल्स टू 4, b इज इक्वल्स टू -1 और c इज इक्वल्स टू -4। अच्छा, बहुत सही। अब हमको पता है कि इक्वेशन हम कैसे लिखा करते थे। ये फॉर्म अभी इसमें मत देखना, ठीक है, तुम अपना जनरल जो फॉर्म देखते हो वही देखना। क्या देखते हैं हम, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला का हमारा जनरल फॉर्म जो हम देखते हैं, ठीक है। बस a की वैल्यू पुट करो, क्या है 4x स्क्वायर मतलब 4 है, प्लस bx, b की वैल्यू कितनी है -1 x और c की वैल्यू कितनी है -4, तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। जो वैल्यू हमने यहाँ से निकाली वही वैल्यू आपने यहाँ से निकाली। आपको जो तरीका अच्छा लगता है आप वो तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर मैंने क्या किया, a निकाला, b निकाला, c निकाला और फिर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लिया। यहाँ पर मैंने क्या किया कि जो मेरे पास में एक अच्छा सा एक फॉर्म था उसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट की एलसीएम निकाला और आंसर निकाल लिया। आपकी जो इच्छा आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। सो विद दैट, क्योंकि ऑफ कोर्स आपका टर्म 1 एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है तो आपको आंसर निकालने से मतलब रहेगा उस केस में, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो विद दैट बीइंग सेड, आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं किया तो आप कर सकते हो। सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी के साथ साथ ऐप बहुत जल्दी आ रही है जहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। एंड बस उम्मीद करता हूँ कि आपने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी 1 लाख फैमिली मेम्बर्स तक पहुँचने वाले हैं, ठीक है। और हमारे इस प्लेटफॉर्म को इसी तरीके से और बड़ा करते रहेंगे, ठीक है। सो दैट बीइंग सेड, जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।